अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। क्लास 10 की फ़िज़िक्स में हम साउंड्स के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और आज इस सफ़र में हम ये देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, किस किस मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या होगी, और साथ ही साथ हम आज आपकी किताब की मिसाल 11.2 को भी हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, साउंड्स के बारे में हम इल्म हासिल किए जा रहे हैं और जैसे जैसे एक नया लेक्चर आता है हम साउंड के बारे में मज़ीद जितनी भी मालूमात होती हैं हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। आज साउंड की जिस खूबी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे वो है जी साउंड की स्पीड। अब साउंड की स्पीड पढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके साथ एक बहुत अहम मालूमात मैं लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ कहा था कि हम साउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सुन के हम ये बात तय कर सकते हैं कि क्या साउंड में रिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन आपको ये सुन के भी हैरानी होगी कि हम साउंड की वेव्स को ना सिर्फ सुन के महसूस कर सकते हैं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। है ना बड़ी हैरान कुन बात कि साउंड की वेव को हम किस तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, साउंड की वेव को देखने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ऑसिलोस्कोप, और ऑसिलोस्कोप की तस्वीर आप सामने बोर्ड पे भी देख सकते हैं। ऑसिलोस्कोप होता क्या है ये हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे चूँकि हम साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं तो मैंने ये सोचा कि आपको ये बता भी दिया जाए कि ताकि साउंड के बारे में आपका तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाए, और जैसे जैसे आपका तजस्सुस बढ़ेगा वैसे वैसे फ़िज़िक्स सीखने का शौक़ भी बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं साउंड की स्पीड की तरफ। हम जानते हैं कि क्योंकि साउंड एक वेव है और वेव सिर्फ उसी सूरत में पैदा होती है कि जब किसी भी मीडियम के ज़र्रात वाइब्रेट करें। हमने वेव की डेफिनेशन किस तरह से की थी? हमने वेव्स की तारीफ कुछ इस तरह से की थी कि वेव किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं कि जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती थी। हमने ये भी देखा है कि साउंड चूँकि एक मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि उस मीडियम को हमने हवा का नाम दिया था और हम इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे कि जिस जगह पे हवा होगी वहाँ पे साउंड आप सुन सकते हैं और जहाँ पे हवा नहीं होगी वहाँ पे आप साउंड नहीं सुन सकते। मिसाल के तौर पे वैक्यूम या खला, और उस जगह पे आप आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? तो इसका जवाब हमने कुछ इस तरह से दिया था कि चूँकि खला के अंदर हवा मौजूद नहीं है। अब चूँकि हवा मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई भी कैरियर मौजूद नहीं है, कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पे पैदा होगी जहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होगा। तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई कि साउंड की स्पीड का इन्हिसार मीडियम पे है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, साउंड की स्पीड का इन्हिसार मीडियम की नोयत पे भी है। मीडियम की नोयत, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि मादा के अंदर 3 हालतें पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं गैस, माया और ठोस। स्टूडेंट्स, ये 3 हालतें पाई जाती हैं माया की। एक चौथी भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है और वो थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है तो हम सिर्फ 3 हालतों पे ही जोर देंगे। अब गैस, माया और ठोस, इन सब के अंदर स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होगी। स्टूडेंट्स, किस तरह से अलग अलग होगी? किसी भी वेव को एनर्जी मुंतकिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत है। अब अगर आप गैस की बात करें तो गैस के अंदर जो ज़र्रात होते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होते हैं कि बिल्कुल रैंडम पोजीशंस पड़ी होती है। कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल मिल सकता है और एक दूसरे से इतने दूर पड़े होते हैं और इतनी बेतरतीबी के साथ पड़े होते हैं वो। अब फर्ज करें कि अगर मैं अपनी साउंड वेव, साउंड की एनर्जी को पहुंचाना चाह रहा हूं इस जगह से इस जगह तक, तो क्या होगा
कि मैं जैसे ही साउंड सिग्नल भेजूंगा, साउंड सिग्नल पहले जाएगा इस पार्टिकल के पास, फिर इस पार्टिकल पे, फिर इस पार्टिकल के पास, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर से होता हुआ ये अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ेगा। यानी देखें, इस पूरे सफ़र के दौरान उसे एक तो बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ा, साथ ही साथ उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए कुछ ना कुछ टाइम भी लगा। अगर मैं बात करूं माया की, माया के अंदर स्टूडेंट्स जो ज़र्रात होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि वो थोड़े से करीब करीब आ चुके होंगे, लेकिन अब भी उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं पड़ी होगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस जगह से इस जगह तक मैं अपना साउंड सिग्नल पहुंचाऊं, साउंड का कोई ना कोई सिग्नल पहुंचाऊं, तो क्या होगा कि साउंड की एनर्जी जल्दी जल्दी से इन पार्टिकल से होती हुई इस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब बारी आती है ठोस की, तो ठोस में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत पास पास और तरतीब के साथ पाए जाते हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं वो। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं साउंड को इस जगह से इस जगह तक पहुंचाऊं, तो जैसे ही साउंड का सिग्नल इसे मिलेगा, और चूंकि साउंड एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेशंस की वजह से पहुंचता है, तो जैसे ही इस जगह पे जाएगा तो हो सकता है इस मीडियम की जो वाइब्रेशन है ये इतनी ज़्यादा हो कि ये फौरी तौर पे इस मीडियम तक साउंड का सिग्नल पहुंचा दे। आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से समझना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से समझें कि साउंड का सिग्नल पहले इसके पास जाएगा, फिर अगले सिग्नल के पास फौरी तौर पे, फिर उससे अगले और उससे अगले, और होते होते बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाएगा। और आपने देखा कि इन सब में सबसे ज़्यादा, सबसे कम टाइम कहाँ पे लगना चाहिए स्टूडेंट्स? जी हाँ, ठोस के अंदर लगना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होगी, माया के अंदर स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ठोस के अंदर वो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स कितनी कितनी ज़्यादा होगी? तो देख लें कि माया के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। किससे? गैस से। यानी कि अगर गैस के अंदर यहाँ से यहाँ जाते हुए स्पीड ऑफ साउंड 1 मीटर पर सेकंड है, तो वही स्पीड ऑफ साउंड माया के अंदर 3 से 5 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अब वो स्पीड 3 मीटर फी सेकंड से 5 मीटर फी सेकंड की रेंज के अंदर अंदर होगी। और अगर स्टूडेंट्स ठोस की बात करें, तो ठोस में ये स्पीड 15 गुना तक बढ़ जाती है। 15 गुना तक बढ़ने का मतलब यह है कि अगर गैस के अंदर वो स्पीड 1 मीटर फी सेकंड है, तो सॉलिड्स यानी कि ठोस के अंदर वही स्पीड 15 मीटर फी सेकंड बन जाएगी। और वजह आप जान चुके कि माया के ठोस के अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो बहुत करीब करीब पाए जाते हैं, कि जिसकी वजह से एनर्जी फौरन एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाती है। और स्टूडेंट्स ये स्पीड जो बढ़ती जा रही है गैस से मायात और मायात से ठोस की तरफ, इसका फ़ायदा किन को होता है? अगर मैं माया की बात करूं, जिसमें मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है, तो स्टूडेंट्स मायात के अंदर, लिक्विड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो वेल्स को होता है। स्टूडेंट्स वेल्स इस कायनात में मौजूदा वक्त में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पहले ये सबसे बड़ा पाया जाने वाला जानवर डायनासोर होता था। तो जो वेल्स हैं ये तकरीबन 180 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। और चूंकि 180 डेसिबल की साउंड इंसानी पैदा करदा आवाज़ से बहुत ज़्यादा है, तो अब चूंकि ये माया के अंदर भी है, अब ये जो साउंड की जो इंटेंसिटी है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। और स्टूडेंट्स यही वो सारा सिस्टम है कि जिसके ज़रिए वेल्स आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता करती हैं। और आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी मालूम होगी, हैरानी भी होगी कि ना सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर्स बल्कि वेल्स हज़ारों किलोमीटर्स तक रब्ता इसी सूरत में कर सकती हैं। यानी एक वेल अगर किसी समुंदर में बहुत दूर फासले पे है और अगर उसने मैसेज पहुंचाना है हज़ारों किलोमीटर दूर वेल तक, तो वो क्या करेगी? ये इस वजह से कि मायात के अंदर स्पीड ऑफ साउंड
3 से 5 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आसानी के साथ हज़ारों किलोमीटर दूर व्हेल उसकी इस मैसेज को सुन भी सकती है और उसके मुताबिक फिर अमल भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम ये जान चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड गैस में कैसी होगी, माया में कैसी होगी, ठोस में कैसी होगी। अब अगर आपको पता चलाना है कि स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्टली क्या है, तो उसके लिए आप मशहूर ज़माना फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो V है ये बताता है कि स्पीड कितनी है उस वेव की, F यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। अगर आपको याद हो तो हम ये वाला फार्मूला चैप्टर नंबर 10 के अंदर साबित भी कर चुके हैं। इसकी डेरिवेशन जितनी भी थी मैंने आपको बताई थी। अब डेरिवेशंस तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि फिज़िक्स में हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करें और उसके मुतालिक कोई मिसाल ना करें। तो वो वाली मिसाल करने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी किताब की मिसाल नंबर 11.2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए उस मिसाल 11.2 के ऊपर, जिसके अंदर उसने हमसे ये पूछा है कि अगर किसी साउंड वेव की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड हो और उसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सबसे फेमस फार्मूला क्या है हमारे पास वेव के अंदर, वो होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम अलग से फार्मूला लिख लेंगे। आप जानते हैं कि चूंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ ज़रब हो रही है, जब मैं इसे मसावात की दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो ये वहाँ जाके तकसीम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से कीमतें दर्ज करेंगे दिए गए डाटा से। तो चूंकि वेव की स्पीड कितनी है 340 मीटर फी सेकेंड और वेवलेंथ जो है वो कितनी है जी 0.5। अब इसको मज़ीद आसान करने के लिए कि अगर आप कैलकुलेटर ना भी इस्तेमाल करें, अगर आपको ज़ुबानी कैलकुलेशन करनी पड़े तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। 340 और बटे के अंदर 0.5 को हम जानते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि बटे के नीचे बटा हो तो वो ऊपर जाके ज़रब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप 340 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो उससे आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 680। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी तो लिखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हो या मिसालें जितनी भी हों उनमें यूनिट्स का लिखना इंतहाई ज़रूरी अमर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होता है हर्ट्ज़ या फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स पर सेकंड या फी सेकंड भी होता है, तो इस तरह से हमारी ये मिसाल 11.2 ये भी हमने हल कर ली। लेकिन क्या स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही काम है? जी नहीं, हमने मज़ीद एक हेडिंग भी तो लिखनी है। स्टूडेंट्स, वो हेडिंग क्या है? वो हेडिंग है नतीजे की, कि हमने इस सारे सफ़र में नतीजा क्या अखज़ किया। स्टूडेंट्स, हमने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर ऐसी वेव हो कि जिसकी स्पीड 340 मीटर फी सेकंड हो और जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे 680 हर्ट्ज़। तो ये लें जी, आपने वो सारी बातें जो मैंने ज़ुबानी कही हैं वो लफ्ज़ों की सूरत में लिखनी भी है। किस तरह से लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि ऐसी वेव कि जिसकी स्पीड 340 मीटर फी सेकंड और जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज़ होगी। तो जैसे ही आप ये सारा काम कर लेंगे, इसी तरह से न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे नंबर लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। तो स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ साउंड हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड किसने मेजर की? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने मेजर की। ये जो स्पीड इन्होंने मेजर की, ये की 1736 सने ईस्वी में। स्टूडेंट्स, इन्होंने ये स्पीड मेजर करने के लिए एक छोटा सा मुशाहिदा किया। ये छोटा सा मुशाहिदा क्या था, चलें हम भी उसको देख लेते हैं। ये छोटा सा मुशाहिदा करने के लिए ये गए 2 अलग अलग पहाड़ियों पे, और ये 2 अलग अलग पहाड़ियाँ इन्होंने कुछ इस तरह से चूज़ की कि इन पहाड़ियों के दरमियान जो फासला था वो था 29 किलोमीटर्स का।
स्टूडेंट्स, ये तजर्बा इन्होंने कुछ इस तरह से किया कि इन्होंने पहाड़ों की टॉप पे ले जाके दो तोपें इस तरह से रख दी कि दोनों तोपों का रुख जो था ये ऊपर की जानिब था। और स्टूडेंट्स, इस जानिब भी उन्होंने एक तोप इस तरह से रखी कि इस तोप का जो रुख था वो ऊपर की जानिब था। अब एक शख्स इस जगह पे खड़ा हो गया तोप को चलाने के लिए और एक शख्स यहाँ पे खड़ा हो गया ताकि वो स्पीड ऑफ साउंड को किसी ना किसी तरीके से मेजर कर ले। अब स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए जैसे ही इस शख्स ने तोप को जलाया तो तोप के जलने के बाद जैसे ही तोप से एक फायर प्रोड्यूस हुआ, एक धमाका हुआ, इस पहाड़ पे खड़े शख्स ने पहले धमाके की आवाज़ नहीं सुनी, उसने पहले ये धमाका होते हुए देखा। ये बात बड़ी गौर तलब बात है स्टूडेंट्स। इससे साबित ये हुआ कि इसने उस लाइट को पहले देखा और उससे पैदा होने वाली आवाज़ यानी धमाके की आवाज़ को बाद में सुना। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हवा में रोशनी की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। और ये कितनी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा कि हवा के अंदर रोशनी की स्पीड को c के साथ लिखते हैं और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड। और हम लोग देख चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ये होती है 340 मीटर फी सेकंड। तो देखा आपने कि दोनों के दरमियान इसके केस में 3 के आगे 8 जीरो लगाएं, यानी कि 30 करोड़ मीटर फी सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। और अब अगर ये यानी स्पीड ऑफ साउंड को मैं हवा में देखूं तो वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है 340 मीटर फी सेकंड। तो अब ये तजर्बा इन्होंने कैसे किया? अब जैसे ही इस शख्स ने इस तोप से निकलती हुई आग को देखा, इसने यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया। स्टूडेंट्स, स्टॉप वॉच आप जानते हैं वक्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे ही इससे आग पैदा हुई, एक फ्लेम निकला, उससे उस वक्त इस आदमी ने, इस शख्स ने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया और जैसे ही साउंड ट्रेवल करता 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 इसके कानों तक पहुंचा, तब उसने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। यानी इसके पास यहाँ पे टाइम की कोई ना कोई वैल्यू आई जो कि इसने यहाँ पे नोट कर ली। और डिस्टेंस, ये जो फासला है, ये वो जानते थे कि ये 29 किलोमीटर का फासला है। अब अगर हमारे पास फासला भी है, टाइम भी है, तो हम एक मशहूर सा फार्मूला S = VT लगा के यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? कि स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए मैं ये वाला टाइम जो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फासले के साथ ले जाके डिवाइड कर दूंगा। अब जैसे ही इन्होंने ये काम किया तो इन्होंने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड 336 मीटर फी सेकंड। इन्होंने नोट किया कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 336 मीटर फी सेकंड आई। स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये 340 मीटर फी सेकंड होती है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 336 मीटर फी सेकंड होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड ये मीडियम पे डिपेंड करती है और मीडियम के साथ साथ मीडियम की नोयत पे भी। आपने देखा कि गैस, ठोस और माया के अंदर स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट्स, मजीद आगे अगर चलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि गैस के अंदर भी होनी तो एक जैसी चाहिए थी, लेकिन गैस के अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड बदल सकती है। और ये किन अनासिर की वजह से बदलती है स्टूडेंट्स? ये होते हैं प्रेशर, नमी और टेम्परेचर। हो सकता है कि जब इन्होंने ये मेजर किया हो, ये कम टेम्परेचर पे किया हो, क्योंकि जैसे जैसे हवा में टेम्परेचर कम होता चला जाएगा स्पीड ऑफ साउंड भी कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर की वो स्टूडेंट्स की 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस लें, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है स्टूडेंट्स 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लें और जो प्रेशर लें वो हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इससे जो साउंड की स्पीड निकलेगी स्टूडेंट्स वो होती है 343 मीटर फी सेकेंड्स। तो देखा आपने कि किस तरह से साउंड की स्पीड हवा के अंदर भी मुख्तलिफ अनासिर के बदलने से बदल जाती है। वो अनासिर दोबारा सुन लें क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, नमी। इसके तनासुब के साथ साउंड की स्पीड हवा में बदल जाती है। नमी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि हवा के अंदर पानी की मिकदार कितनी है, पानी के छोटे छोटे से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कितने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बहस हमने की है ये आपको समझ में आई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं अब कि स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी, किस मीडियम में सबसे कम होगी, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटेड मैंने आपको मिसाल 11.2 ये हल करना सिखा दी है। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में हम बकिया मौज़ूआत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।